Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Gravitation. So, first of all, what does gravitation mean? Gravitation होता क्या है? Basically, it's is a force of attraction. अच्छा, gravity और gravitation are both are different things. Okay, don't means इनको आपस में mix नहीं करिएगा. Gravitation अलग होता है, gravity अलग होता है. ठीक है, gravity acceleration के लिए होता है. Gravity का unit क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8. ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन का भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको समझ नहीं आ रहा, कभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कौन क्या चीज गिवन है, मास है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो जस्ट क्या करें, यूनिट देखें उसका. न्यूटन में है तो फोर्स है, अगर केजी में है, ग्राम्स में, तो ये मास है. ऑब्वियसली टाइम नहीं हो सकता वो. सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में ये टाइम है. तो यूनिट से पता लग जाता है कि क्या चीज गिवन है. अगर आपको मीटर पर सेकंड में, सेकंड स्क्वायर में गिवन है, तो वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है वो. अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है तो वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो वेलोसिटी है. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. हमेशा यूनिट से पता लग जाता है कि चीज क्या दी है, अगर समझ नहीं आ रहा हो न्यूमेरिकल की वर्डिंग से. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. दो मासेस के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशन. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज टूवर्ड्स द अर्थ. यही रिस्पॉन्सिबल होती है जो चीज है अर्थ पर गिर रही होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ वेरी लो स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि बहुत इतनी तेजी से रफ्तार कम होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ कम होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत तेज होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था कि अगर दो मासेस हों, एक ये मास है, ये m1 है, m2. ठीक है, इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा, टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस रेडियस r. ठीक है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. द लॉ स्टेट्स दैट every body in the universe attracts every other body with the force. ठीक है, कोई भी दो बॉडीज हो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. ठीक है, हमारी जैसे एक इंसान है, उसका जिस्म है, वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है? अट्रैक्टिंग बाय अर्थ, जमीन से हो रहा है, जिस ग्रेविटी फोर्स है हमारे दरमियान, जिसकी वजह से हम लोग बैठे हैं जमीन पर. ठीक है, तो दो बॉडी, हर दो बॉडीज के दरमियान जो भी यूनिवर्स में है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स. अच्छा, फोर्स से अट्रैक्ट होती है. अब क्या? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास से, वो फोर्स जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. और उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर वो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी. ठीक है, अब ये every two bodies attracts every other body with a force F, which is directly proportional to the masses. F is directly proportional to m1 and m2, and the force is inversely proportional to the distance of square between their centers. तो r square. ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर बोला है, इसकी स्क्वायर. तो ये दोनों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फोर्स कम होगी अगर रेडियस बढ़ाया जाएगा, बीच में डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी. अच्छा, इसमें अब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला के लिख देते हैं. तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, इसका
कांस्टेंट आ जाता है जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो कोई भी कांस्टेंट आता है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कांस्टेंट्स आते हैं, तो इधर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, एफ जी वन एफ इज इक्वल टू जी एम वन अपॉन एम वन एम टू आर स्क्वायर. This is the value for Newton's law of gravitation. इसकी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उसकी वैल्यू है जी की. ये आगे इफेक्ट ऑफ मासेस डिस्टेंस ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पढ़ लेते हैं अभी, पहले जी की वैल्यू देख. जी की वैल्यू क्या होती है इसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है, 6.67 एक्सपोनेंट -11 -11 क्या होती है, न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर. यही होती है, सही लिखी है मैंने, मुझे याद नहीं आ रही. यही होती है. Okay. यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर हो गया. देखें फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, ये इसका मीटर अपॉन दोनों का केजी. स्क्वायर भी आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर. केजी भी 2 है, आर भी 2 है, ठीक है, इस वजह से. इसकी डायमेंशन याद है आप लोगों को, डायमेंशन पता है इसकी, यस. आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, अच्छा मैंने जो वीडियो भेजी थी आपने देखी नहीं वीडियो, उसमें मैंने इसकी डायमेंशन करवाई है. चले वो देख लिए, ठीक है. तो फोर्स है, F इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. m1 is the mass of the first object, m2 is the mass of the second object, and r is the distance between the two masses or two things, कह दे कुछ भी कह दे, ठीक है. तो ये हो गया न्यूटन लॉ, बस इसमें इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अच्छा ये, अच्छा इफेक्ट ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर हम लोग मासेस को बढ़ाएंगे या डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है. देखें इफेक्ट ऑफ मास ऑन जी, ऑन एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर दोनों के सेम मासेस हो और डी हो तो फिर तो सेम ही रहेगा, मतलब ये तो नॉर्मल केस है, सही है, जो फोर्स डायग्राम बनी हुई है. अच्छा मैं इसको सो व्हाइट बोर्ड पे, अगर ये तो सेम सेम रहेगा, जो सिमिलर केस है, जनरल केस है जो हमने कर लिया, पहला वाला वही था. नेक्स्ट क्या है कि अगर एक बॉडी को 2m कर दें, यहाँ पे m ही हो और यहाँ पे 2m हो, उसका मास डबल हो, इसका अगर 2 kg है, इसका 4 kg है, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, ये क्या है, डी या आर, एफ में क्या चेंज है, किस में चेंज आएगा फिर, अगर मास बढ़ा दी है तो चेंज किस में आएगा, फोर्स में आएगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ ऑफ द मासेस, m 2m, ठीक है. तो फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 2f हो जाएगी. दोनों पे पहले m पे फोर्स f थी, अब 2m हुआ तो
2f हो गई, डबल हो गई ट्वाइस, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों तरफ 2m होगा, अगर दोनों तरफ 2m मासेस हैं, फिर फोर्स क्या हो जाएगी, 4f हो जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, ठीक है, 2 टू द 4, 4m, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4m स्क्वायर। और अगर m और 3m, m 3m, क्या फोर्स होगा, 3f होगी। ठीक है, ये बात याद रखिए, एमसीक्यूज में आते हैं। ये मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, इफेक्ट ऑफ मास, मैंने मासेस चेंज किए और मासेस से एफ के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है वो बताया है। अगर मासेस सेम होंगे, दोनों मासेस एम है, तो इसमें अब मैंने जनरल बताया, आप वैल्यूज रख के भी चेक कर सकते हो, वैल्यूज रख के भी सवाल पूछा जा सकता है, ये जनरल बताया मैंने सिर्फ। अगर यहाँ पे 2 हो, मास की भी वैल्यू गिवन हो आपको, और यहाँ पे भी मास की वैल्यू गिवन हो, तो आप जो आंसर आ रहा होगा वो लिखेंगे, मतलब ऑप्शन में आंसर ही गिवन होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, डिस्टेंस। अब इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा, बिकॉज डिस्टेंस का रिलेशन क्या है एफ के साथ, उसका रिलेशन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। अगर हमारे पास सिंपल दो मासेस हों और बीच में डिस्टेंस डी हो, तो कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल जनरल केस जो था। अच्छा, अगर between the two bodies of mass m, ठीक है, if the distance is 2d, the 2d distance, क्या चेंज आएगा, f 2d का होल स्क्वायर, या 2r लिख लें, तो 4 टाइम्स फर्क आएगा, 1/4f होगा, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। ये 2 क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा ना, 4r स्क्वायर या d स्क्वायर, r स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि मैं r बोल रहा था, r d नहीं करते, r ही है ये, ठीक है, ये भी r है, ठीक है, 4r स्क्वायर, तो 4 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस बढ़ाया जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। अब पहले आर था, आर में फोर्स मतलब एक कम था, कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ आर था, तो कम फोर्स कम हो रही थी। लेकिन अब जब 4r स्क्वायर हो गया, तो 4 टाइम्स ज्यादा फोर्स कम होगी, तो 1/4f इसका फोर्स पे फर्क आएगा। और अगर हाँ, अगर इनके दरमियान में, अब मैं डिफरेंट कलर से बस कर रहा हूँ, इसमें जब पहले 2r था तो क्या था, 1/4f ये था, फोर्स 1/4 हो जाएगा। अगर दरमियान में डिस्टेंस अपॉन टू मासेस इज 1/2d, अब बताएं क्या होगा, क्या होगी फोर्स, 1/2d है अगर, इसका मतलब फोर्स बढ़ेगी, 1/2d, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है, ठीक है, स्क्वायर होगा 1/4, और जब ये फोर्स के पास जाएगा वहां, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4f हो जाएगा। जब इनवर्सली हो और रेसिप्रोकल में इनवर्सली की वैल्यू हो, जैसे इनवर्सली है r, और r की वैल्यू अगर रेसिप्रोकल में, मतलब 1/4 या 1/8, 1/2, तो इसका मतलब वो फोर्स को बढ़ाएगी, फोर्स उससे बढ़ेगी, ठीक है, फोर्स कम नहीं होगी। अगर यहाँ पे होल नंबर में वैल्यू, जैसे 2 है, 4 है, r के साथ 2, 4 कुछ भी, 8 है, कोई भी वैल्यू है, तो उससे फोर्स कम होगी, क्योंकि वो डिवीजन में,
डिवाइड हो रहे हैं ना नीचे इस डिनोमिनेटर में, और अगर अपॉन में, अपॉन से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से वो फोर्स उस पर डिपेंड करेगी, जितना वो होगा उतनी फोर्स बढ़ रही होगी। जस्ट लाइक मैं आपको चलो ये दिखा देता हूँ कि 1 अपॉन, ऊपर जैसे m1 m2 लिखा है और यहाँ पे है 1/2 था तो 1/4 हो गया, 4 ही लिख रहा हूँ, और यहाँ नीचे r² है। इसको मैं अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये 1/4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड 1/4 में, सारे आपको स्टेपिंग दिखा रहा हूँ कैसे होता है। जब डिवाइड होगा और जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे चेंज, तो क्या होता है, इन्वर्ट चेंज कर देते हैं, 4/1 कर देते हैं, यहाँ पे क्या रह गया r²। अब देखिए क्या बन गया वैल्यू लास्ट, 4/r²। ठीक है, 4/r² बन गया, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया 4, तो इसका क्या होगा, जब 1/t 1/2d होगा तो 4f होगा फोर्स। डिस्टेंस जब मैंने कम किया तो फोर्स बढ़ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज्यादा किया 2r तो फोर्स में क्या कम हो गई, 1/4f हो गई, क्वार्टर हो गई, और जब मैंने हाफ ऑफ द डिस्टेंस किया तो 4 टाइम्स फोर्स बढ़ गई। ठीक है, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अच्छा आगे चलते हैं। ये सब चीजें हो गई। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू g is found by Lord Cavendish in 1798। ये नहीं आता इन SI यूनिट, द वैल्यू ऑफ g is, ये SI यूनिट में इसकी वैल्यू है 6.63 स्क्वायर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस इन द यूनिवर्स, कांस्टेंट होती है वैल्यू, ये भी MCQ आ सकता है कि रिमेन्स कांस्टेंट डैश कर दें, इट डैश एट एवरी प्लेस इन द यूनिवर्स, चेंजेस, रिमेन कांस्टेंट, इस तरह 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, अब मास ऑफ अर्थ, इनके जस्ट फॉर्मूलाज और वैल्यूज याद होनी चाहिए मास ऑफ अर्थ के, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का क्या फॉर्मूला होता है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी, ये जी ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है मतलब, और नीचे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है, बस आप फॉर्मूला याद रखें। पहले कैसे ड्राइव हुआ था, बस उसको अभी जाके आप लोग कॉपी खोल के देख लीजिएगा बस एक बार कि कैसे ड्राइव हुआ था, आता नहीं है। इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको। दूसरी चीज, ये 6 एक्सपोनेंट 24 इसका मास होता है, मास ऑफ अर्थ। एम ई की वैल्यू जो होती है वो 6 एक्सपोनेंट 24 होती है। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है, अच्छा मास, ये मैंने बना दिया अर्थ, ये जो है ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई, सेंटर से सेंटर। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून क्या होता है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून, अगर यहाँ पे अर्थ है और ये मून है, ये मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। ये क्या है, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून के इतने डिस्टेंस पे ये मून जो है ये अर्थ के चक्कर काट रहा है। ठीक है, इस तरह घूम रहा होता है, यूं घूम रहा है। ठीक है, मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, इसकी भी एक वैल्यू होती है ऑर्बिट, ऑर्बिट रेडियस। मून की वैल्यू क्या होती है,
3.843 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर। लिख लें आप ये लोग, ये चीज लिख रहे हैं कि ऑर्बिटल रेडियस होता क्या है और क्या वैल्यू होती है। हमने मास ऑफ द अर्थ कर लिए, एवरेज डेंसिटी। अच्छा, इसी तरह रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होती है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कुछ वैल्यूज अब मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। अच्छा, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है? आर ई की वैल्यू क्या होती है? आर ई की वैल्यू होती है 6.38। ये कांस्टेंट वैल्यूज है क्योंकि जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे मास ऑफ द अर्थ सेम रहे, रेडियस ऑफ द अर्थ भी सेम है। 6 मीटर, 6.38 एक्सपोनेंट 6, 6.38 एक्सपोनेंट 6। अच्छा, ये हो गई रेडियस ऑफ द अर्थ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून। अब ये देखें, ये कौन सा फोर्स लग रही है यहाँ पे? कौन सी फोर्स है इन दोनों के दरम्यान, अर्थ और मून के दरम्यान, जो ये इसके ऑर्बिट में घूम रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है जिससे घूम रहा है मून? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून, ACM लिख रहा हूँ, 2.72 एक्सपोनेंट -3। क्या यूनिट आएगा? एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या कितना टाइम होता है? कितने अरसे में एक अर्थ अराउंड पूरा एक चक्कर काट लेता है? तो 365 डेज, एक साल लगता है ना। 365 डेज। और रेवोल्यूशन ऑफ मून क्या होता है? रेवोल्यूशन ऑफ मून बताएं। 27.3 डेज होता है। पूरा एक चांद कब कंप्लीट होता है? एक महीने में कंप्लीट होता है। महीना चेंज किस तरह होता है? चांद से होता है। तो पहले निकलता है, फिर एक 15 तारीख को बड़ा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर खत्म, छोटा होने लग जाता है 15 के बाद। तो इस तरह मून की रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है 27.3 डेज। कभी 29 होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 28 दिन होते हैं महीने में। ये सारी वैल्यूज है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यूज भी वहां पे। मास ऑफ अर्थ की 6.24। एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, इसकी भी एक वैल्यू है। एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ भी क्या होगा? मास होगा, मास अर्थ का होगा, और वॉल्यूम वॉल्यूम स्फीयर का होगा। बस ये डिफरेंस होगा। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, रॉ डेंसिटी, मास, तो ME डालेंगे, मास ऑफ अर्थ, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना है, और नीचे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रखेंगे? π/3, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फेयर का।
पाई आर क्यूब होता तो आर ई क्यूब रखेंगे, क्योंकि हम लोग अर्थ को एज ए स्फीयर ले रहे हैं कुछ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे v पे आप ये वैल्यू रख दें तो ये बन जाता है 3/4, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 me, बाकी सारी वैल्यू नीचे, 4 पाई आर ई क्यूब. This is the density of the earth. Its value is, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है. जैसे आपको me की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है 6 एक्सपोनेंट 24, re की वैल्यू भी पता है आपको 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर. तो जस्ट आप पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14. तो ये सारी वैल्यूज डालें, डेंसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी 5.53. एक्सपोनेंट 3, ऊपर क्या होता है मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी, नीचे क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, क्यूब होता है, एरिया का स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है. ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अलग से. अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो r e की वैल्यू डालिए और सिर्फ पाई डालिए तो वो आ रहा है 1.0 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब. सिर्फ वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है. फिर जब आप वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे मास की वैल्यू से, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू से, जो है 6 एक्सपोनेंट 24, तो फिर आंसर क्या आएगा 5.5 एक्सपोनेंट 3 kg पर मीटर क्यूब. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि g इज इक्वल टू, ये वही फॉर्मूला है जो मास ऑफ अर्थ का लिखा हुआ था, उसको ही चेंज कर दिया g के लिए. ठीक है, g की वैल्यू निकालनी हो आप इस तरह निकाल लेंगे, जो पहले मास ऑफ, ये वाला फॉर्मूला है, एम ई जी हो गया, नीचे हो गया आर ई स्क्वायर, एम ई जी आर स्क्वायर. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is inversely proportional to the square of the distance of the body from the center of the earth and is directly proportional to the mass of the earth. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द अर्थ के. और जिस तरह फोर्स है उसी तरह ये ग्रेविटी है, फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द मासेस ऑफ द बॉडीज. तो जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द मासेस, मास ऑफ द अर्थ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अच्छा, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से. अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ. वैल्यू ऑफ जी, पहले वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द बॉडी के, मास जितना भी हो उससे वैल्यू ऑफ जी के को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, याद रखिएगा. वैल्यू ऑफ जी 9.98 जो होती है वो सबके लिए, बेशक आप 10 टन का मास हो या 10 kg का हो, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी दोनों के लिए. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जब अगर आप एक रॉक एक हाइट से फेंको और एक फेदर, एक पर परिंदे का नीचे फेंको, तो दोनों साथ गिरेंगे. क्यों? बिकॉज ग्रेविटी एक ही है. अगर एयर को नेग्लिजिबल लें, ये केस भी है, क्योंकि एयर से वो जो फेदर होगा, पर होगा, वो तो इधर उधर हिलेगा और डाइवर्ट होगा नीचे जाने से, तो देर लगेगी. अगर एयर नेग्लिजिबल हो तो एक साथ जाके गिरेंगे, पत्थर भी और पर भी. तो पर का वेट कितना होता है, मास कितना होता है, ग्राम्स में होता है, और रॉक का केजीज में होता है. तो इसलिए वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मासेस, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है. ठीक है, हेंस इफ मास ऑफ द अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स, अगर मास ऑफ द अर्थ को हम 4 टाइम्स कर दें तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी भी 4 टाइम हो जाएगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ. The shape of the earth is slightly ellipsoidal. It is bulging at the equator and flattened at the poles. Its equatorial radius is more than the polar radius.